Okay, friends. Today we are starting with a new chapter. Name of the chapter is Death of a Partner. After understanding admission of partner, wherein new partner was admitted, and retirement of partner, which is a partner was leaving the firm, has left the firm. We have one more chapter which talks about a firm going out due to another reason, and that reason is death. So बहुत सिंपल सा बात है. When a partner leaves a firm or exits a firm, due to his death, it will be referred as death of a partner. So friends, for example, in a firm of A, B and C, if A dies, then A will be called as the deceased partner and B and C will be called as continuing partners. तो अगर ए का डेथ हो जाता है तो ए को क्या बोला जाएगा? ए विल बी कॉल्ड एज अ डिजीज्ड पार्टनर, वो पार्टनर जिसका डेथ हो गया, और बाकी दोनों को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलेंगे. ठीक है. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रेलेवेंट. अभी आप लोग मुझसे ज्यादा बता सकते हो क्या क्या हो सकता है रेलेवेंट. अगर एक पार्टनर यहाँ पर भी रिटायरमेंट में भी गया, डेथ में भी गया, कारण अलग अलग है लेकिन काम तो सेम हो रहा है. तो मेरे को बताओ क्या क्या हम लोगों के अकाउंटिंग में फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से, आप बताओ. पहला एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा? एज यूजुअल इट विल बी व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिशा गुडविल में कहा चली गई? हम लोग बेसिक एडजस्टमेंट पूछते हैं. इसके अलावा न्यू रेशियो कैसा रहेगा? तो इट विल बी सेम लाइक रिटायरमेंट. जो गया उसका शेयर निकाल दो, बाकी दोनों का जो बच गया दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरा रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. सेम रिटायरमेंट के वक्त जो सिखाया था दैट विल बी सेम. तीसरा आएगा व्हाट इज दैट? एडजस्टमेंट ऑफ or revaluation of assets and liabilities. वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही प्रॉफिट लॉस. बोलो यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस कौन शेयर करेगा? रे किसने फॉर्म खड़ा किया है? किसके एसेट्स एंड किसके लाइबिलिटीज है? इट बिलोंग्स टू हूम? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. 108 लोग जमे हैं. तो जैसे रिटायरमेंट में सिखाया था सेम वही लॉजिक. एवरीथिंग विल बिलोंग टू ऑल पार्टनर्स. comes the most important one, adjustment of goodwill. यहाँ पर वापस दो बातें हो सकती है. आइदर गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड और गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड एंड आइदर फॉर डिसीज पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर. ठीक है. या फिर इट कैन बी फॉर एंटायर फर्म. रेज के बाद दूसरा आ सकता है रेज एंड रिटर्न ऑफ. रेज के बाद वापस रेज एंड रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ करने का एंट्री रहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, सेम लाइक रिटायरमेंट. फाइनल सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर.
यहाँ पर भी आइदर इट कैन बी डन इन कैश और इट कैन बी डन इन लोन अकाउंट। यानी लिटरली अगर तुम लोग बात करोगे तो एवरीथिंग इज सेम, अब एक्सेप्ट वन थिंग, वो है फाइनल सेटलमेंट के वक्त हम लोग वहां पर अगर ए रिटायर हो गया तो वो अमाउंट जो रहता था इट वॉज ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट। याद है क्या आप लोगों को लास्ट का फाइनल सेटलमेंट के वक्त? यहां पर अगर ए का डेथ हो गया तो क्या लोन उसके नाम से बन सकता है क्या दोस्तों? अगर ए का डेथ हो जाता है तो क्या लोन अकाउंट उसके नाम से बनाया जा सकता है क्या? तो जवाब होगा नहीं, बिकॉज you cannot create a loan account in the name of a person who is non existent। तो उसके जो लीगल हायर होगा उसको हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं एग्जीक्यूटर। क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूटर। सो द अकाउंटिंग प्रोसेस and effects will be same as the chapter retirement of a partner। एकदम सेम, नो चेंजेस except for one change, that is while doing final settlement the amount due to the outgoing partner will be transferred to, किधर ट्रांसफर होगा मेरे दोस्तों? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका लीगल है रहेगा, जो उसके बाद वो पर्टिकुलर अकाउंट्स का जिम्मेदारी लेता है फैमिली में, उसको हम लोग एग्जीक्यूटर ऐसा नाम देते हैं। इफ यू अंडरस्टूड यू कैन गिव मी अ थम्स अप। अगर मैंने बोला सब कुछ सेम है तो फिर अलग चैप्टर का कुछ तो जरूरत रहेगा ना। देयर माइट बी समथिंग विच इज डिफरेंट। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। गुलशन क्या हो गया भाई? इमोजी कुछ अलग ही आया है। ओके गाइस, अब आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। डेथ यानी आप लोगों को समझ में आ गया कि पार्टनर का डेथ हो गया, फॉर्म से बाहर चला गया हो। अब सवाल उठता है कि व्हाट विल बी डिफरेंट? व्हाट विल बी डिफरेंट? कुछ तो फर्क रहेगा। दिमाग लगाओ, देखो, मैं देखना चाहता हूं किसी का दिमाग जा पाता है क्या वहां तक कि व्हाट कैन बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस? एनीबडी? So I think nobody can guess it out. So let me share. Very good, Aditya. Since retirement is a voluntary act, मैं स्वतः बोलता हूँ, मेरे को अभी बस हो गया, मेरे को आगे काम नहीं करना है। The date of retirement will be decided mutually and generally it is the last day of any accounting year। कि अगर किसी को जाना है तो कब जाता है? आप देखो, ज्यादातर इट इज द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, ज्यादातर क्वेश्चंस में डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 अप्रैल आया था ताकि अकाउंटेंट को तकलीफ ना हो, हिसाब बरोबर से कर सके। However, since
death is uncertain, the date of death may be any date in the middle of the year. कभी भी हो सकता है डेथ। अब कभी भी हो सकता है मतलब अब एक प्रॉब्लम है। सो इफ डेथ ऑफ अ पार्टनर happens in the middle of the year, then अब उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको लगता है मेरे दोस्तों? अगर डेथ साल के बीच में हुआ, ठीक है, चलो लेट अस से, मैं भी एकदम ये डेट नहीं लेता हूं, थोड़ा फिर भी अपने हिसाब से डेट लेता हूं, 1 जून को डेथ हो गया, तो देन आपके हिसाब से क्या फर्क पड़ना चाहिए? एनीबडी? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यू, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। अगर डेथ कोई पार्टनर का एक का डेथ 1 जून को हो गया तो क्या? बाकी सब बातें तो सेम रहेगी। फ्रेंड्स, then the deceased partner will be entitled for the following benefits also. तो जो अपन ने लिखा था उसको कैपिटल, उसको करंट अकाउंट, उसको गुडविल, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, गुडविल, ये सब का शेयर मिलना चाहिए, रिटायरमेंट में लिखा था। इसके अलावा उसको और भी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी 1 अप्रैल, अप्रैल में 2 महीने के लिए वो काम किया ना, तो उसको 2 महीने का जो भी प्रॉफिट होता है उसको उसको शेयर मिलना चाहिए। यस, नो, डोंट नो? सब लोग मेरे साथ में हो, बाय हार्ट मत करो, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ। He will be entitled for salary or remuneration up to the date of death. ये सारी चीज के लिए वो एंटाइटल्ड रहेगा। If the date of death is 1 June, then the deceased partner will be entitled for share in profits, salary, and interest on capital for 2 months, that is April to June, or rather 1 जून नहीं गिन रही। अब आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैलकुलेट करना फिर भी आसान है, क्योंकि क्या है, वो फिक्स्ड रहता है। लेकिन शेयर इन प्रॉफिट, अभी ये साल का प्रॉफिट तो अपने को अगले साल 31 मार्च होने के बाद जब कभी अकाउंटिंग होएगा तब मालूम पड़ेगा ना दोस्तों। मेरे साथ में रहो, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूं। लेकिन अभी ये बंदा जा रहा है आज 1 जून को, उसके घर वाले बोल रहे ठीक है अभी इसका डेथ हो गया तो अभी हम लोग ये सब छोड़ छाड़ कर गांव जा रहे सेटल होने को, आज ही जो देना है दे दो, अभी हम लोग अगले साल तक रुक नहीं सकते। आपके सामने एक प्रॉब्लम पेश हुआ है। आज आपको जो है यू हैव टू गिव शेयर इन प्रॉफिट्स, टुडे यू हैव टू गिव हिम शेयर इन प्रॉफिट्स, बट तुमने एग्री भी किया 2 महीने का देता हूं, लेकिन अभी अकाउंटिंग होने को तो 12 महीना 10 महीना और बाकी है। 31 मार्च को हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते। अच्छा, 31 मार्च का फाइनल अकाउंट्स कोई 31 मार्च को रात को बैठ के नहीं बनाता है, वो कभी अप्रैल में, कभी मई में, कभी जून में बनता है।
मतलब आदमी का डेथ अभी हुआ है और पैसा 12 महीने के बाद आके लेके जाओ बोला तो घर वाले लोग थोड़े नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या करे, व्हाट शुड बी डन, तो मेरे को बताओ आपका क्या ऑप्शन रहेगा, आपका क्या ओपिनियन रहेगा? एनी थॉट प्रोसेस? थोड़ा दिमाग चलाओ दोस्तों, आई एम श्योर यू कैन बी एबल टू कम आउट विथ ए सोल्यूशन। एस्टिमेट द प्रॉफिट, हाउ? गुड आंसर, वेरी गुड अनिश। हाउ? ऐसे ही तुम्हाला मी 10,000 रुपये देतो, तुम्हाला मी 50,000 रुपये देतो। ओके सुपर। ये खुद से बोल रहा है कि कहीं पढ़ा है? वेरी नाइस। इफ यू हैव स्टडीड ऑन योर ओन, दिस इज वंडरफुल, दैट इज द करेक्ट आंसर। So since interest on capital and salary are fixed, they can be calculated for 2 months easily. However, however, share in profits cannot be calculated for the current year. Hence, it will be calculated on the basis of average profits of the past few years. Is everyone with me? If you are understanding what I am sharing, अनीश ने बहुत सुपर आंसर दिया कि अभी हमको पता नहीं, ठीक है, तो फिर हम लोग पिछले 2-3 साल का जैसा पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, वो 2 साल का हो सकता है, वो 5 साल का हो सकता है, वो 10 साल का हो सकता है, जो एवरेज आया बेस्ड ऑन दैट हम लोग शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। द फॉर्मूला फॉर calculating share in profits will be, friends, everyone with me? It will be average profits, okay, depending upon what is given, multiplied by outgoing partner share, जो जा रहा है उसका शेयर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, where average profit is equal to total profits upon number of years। अभी वो जो है क्या बोलते हैं, आउटगोइंग पार्टनर शेयर तो तुमको मालूम रहेगा, उसका कोई बड़ा बात नहीं है, एंड नंबर ऑफ मंथ will be is equal to difference between the beginning of the year and the date of death। जैसे 1 जून था तो हम लोगों ने बोला कि 2 महीना, क्योंकि अप्रैल में 2 महीने के बाद डेथ हो गया, तो 2 महीने के लिए अपन इंटू 2/12 करेंगे। बोलो, शेयर इन प्रॉफिट्स का फॉर्मूला सब लोगों को क्लियर हुआ क्या दोस्तों? कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स पिछले कुछ सालों का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब इसके लिए अकाउंटिंग कैसे होता है वो भी समझ लो। नॉर्मली प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग दे देते हैं द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग शेयरिंग प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी। अब ये साल के बीच में है, नॉर्मली इसका सबका अकाउंटिंग इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जाता है, हम लोग P&L अकाउंट से निकाल के देते हैं, लेकिन क्योंकि ये साल के बीच में हो रहा है, हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करते वक्त एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करेंगे, का नाम होगा
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये दिया जाएगा सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर को। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता था बिकॉज दिस इज द मिडल ऑफ द ईयर, 1 जून को हम लोग अकाउंटिंग कर रहे, क्योंकि हम लोग 1 जून को अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस टेम्पररी अकाउंट का नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और जर्नल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो जर्नल एंट्री सब लोगों को समझ में आया क्या? इन सिंपल वर्ड्स द अकाउंटिंग इफेक्ट will be as follows। पहला इफेक्ट आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड in the account of outgoing partner। एंड सेकेंड इफेक्ट, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो बन गया है, इट विल बी शोन ऑन न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। कहाँ लिख के दिखाओगे उसको? नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे। So the accounting effect of profit and loss expense account will be partners capital account credit side only for outgoing partner, and second effect new balance sheet asset side. Is this clear with all of you? So this is the only new and challenging aspect which is going to appear in case of death of a partner. Suppose death of a partner happens at the end of the year or beginning of a new year. It will be same like the chapter रिटायरमेंट। हाँ, सिर्फ टू लोन अकाउंट लिखते वक्त आप वहां पर लिखोगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यू विल राइट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। दैट इज द ओनली मेजर डिफरेंस। बाकी डेट अलग आया तो 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो भी रहेगा, सैलरी, जो भी अमाउंट्स रहेंगे वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे।